नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो यह है कि प्राकृतिक खेती की जब भी बात होती है तो एक आम विषय पर चर्चा होती है 4 पिलर्स के बारे में, कि प्राकृतिक खेती के 4 पिलर्स कौन से हैं और उस आधारित पे किस तरह से हम खेती कर सकते हैं प्राकृतिक खेती। देखिए, जो ये 4 पिलर्स का कंसेप्ट है, ये एक अक्षेत्र विशेष के लिए दिया गया था, ये रेन फेड कंडीशन के लिए दिया गया था, ये इंटरक्रॉपिंग के लिए दिया गया था। जो प्राकृतिक खेती पे जो मुख्य सबसे पहले जो काम हुआ है वो लगभग महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आसपास के एरिया विशेष के लिए हुआ है और वहाँ पर ज़्यादा जो एरिया था वो रेन फेड था, यानी कि बारिश पर आधारित खेती की जाती थी और उसके कारण वहाँ पर इंटरक्रॉपिंग ली जाती थी। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके प्राकृतिक खेती के 4 पिलर्स के बारे में बोला गया है, उनको सपोर्ट दिया गया है और बेसिस माना गया है। तो अब क्या है कि ये जैसे कि आप देखते हैं कि एक क्षेत्र विशेष के लिए ये टेक्नोलॉजी दी गई थी, लेकिन अब पूरे देश के लिए और पूरे संसार के लिए प्राकृतिक खेती का विस्तार किस तरह से हो सकता है, तो हमें उसके अनुसार इसमें मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, तभी प्राकृतिक खेती का विस्तार एक पूरे देश में और हर परिस्थिति में, चाहे वो रेगिस्तान है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो इरिगेटेड है, चाहे वो रेन फेड है, चाहे उसमें नमक है, चाहे अच्छी ज़मीनें हैं, तो उसमें उस परिस्थिति के अनुसार चीज़ें हमें ऐड करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी चीज़ जब शुरू होती है, जब शुरुआत होती है तो उसमें हमेशा एडिशन और डिलीशन होते ही होते हैं, उसमें जमा घटा होती ही होती है। ये एक प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। जैसे शुरू में प्रकृति में केवल एक एलिमेंट था, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन आज भी सूरज के अंदर जल रहा है, या जितने भी सितारे हमें दिखाई देते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में जल रहा है और उसमें सेकंड सेकंड में लाखों और करोड़ों विस्फोट होकर के और ये एनर्जी, ये लाइट हमारे तक पहुंच रही है। तो इसमें एक एलिमेंट से, हाइड्रोजन जैसे एक एलिमेंट आया था, तो उसमें इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसमें जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते चले गए लाखों और अरबों साल की जब एज हो गई, क्योंकि अर्थ की एज कोई लगभग 5.5 अरब यानी कि 550 करोड़ वर्ष के करीब बताई गई है। तो जब ये बिग बैंग से, साइंस कहती है कि जब ये क्रिएशन हुई तो उसके बाद से ये जो विश्व है, जो ये एक ब्रह्मांड फैलता चला गया और इसमें अलग अलग गैलेक्सीज या इसमें जो आपकी आकाश गंगाएं उनका निर्माण होता चला गया। तो आरंभ में जो एक नाइट्रोजन था, एक हाइड्रोजन जो सितारों के अंदर जलता था, जो आज भी जल रहा है, उससे एक एलिमेंट से लगभग 118 एलिमेंट अब अस्तित्व में आ चुके हैं। तो इनमें केवल एक ही क्या क्या डिफरेंस है इनमें, कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, जैसे मैंने आपको प्रोटॉन बताया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बन जाता है। अब जितने भी 118 एलिमेंट हैं, इनमें डिफरेंस केवल यही है कि इनकी जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में एक चेंज होता है। आप सोना लेते हैं, आप लोहा लेते हैं, आप कॉपर लेते हैं, केवल उसमें जो इन तीनों के डिफरेंस की वजह से एक एलिमेंट का रूप बदल जाता है, उसकी कीमत बदल जाती है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक प्रकृति का नियम है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होती तो प्रकृति यहाँ तक अस्तित्व में नहीं पहुंचती। और उसी एक सेल से, जैसे एक सेल का अस्तित्व है अमीबा के रूप में, उसमें सभी लिविंग है, प्लांट भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए और उसमें ह्यूमन भी आ गया, वो अस्तित्व में आया है। और जैसे हाइड्रोजन था, उसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स सारे के सारे अस्तित्व में आए हैं। और जब नॉन लिविंग और लिविंग अस्तित्व में आए हैं तो उनको मिला करके नॉन लिविंग और लिविंग के मेल से एक डीएनए और सेल के साइटोप्लाज्म के मेल से फिर एक सारा लिविंग अस्तित्व में आया है। तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक नियम है प्रकृति का। तो इसमें ये होंगे ही होंगे जब भी कोई नई चीज अस्तित्व में आएगी। तो हम एक प्रश्न आता है, वैज्ञानिक भी करते हैं कई, कि जी आप प्राकृतिक खेती की परिभाषा बदलते क्यों हो? जो 4 पिलर दिए गए हैं वही प्राकृतिक खेती है, उसी पर आपको टिकना चाहिए।
देखिए, कोई भी चीज़ नए रूप में आती है तो उसको फाइनल रूप में पहुंचने के लिए, प्रोडक्टिव रूप में पहुंचने के लिए, प्रोलिफिक रूप में पहुंचने के लिए उसमें जमा घटा होती ही होती है। तो अब ये प्रोसेस एक मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है। एक नया विचार हमारे सामने आया है और विभिन्न परिस्थितियों में ये नया विचार किस तरह से, नई पद्धति किस तरह से कार्य करेगी, हमें इसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। जैसे अब देखिए कि ये जो इसमें काम हुआ था वो महाराष्ट्र के आसपास जो वर्षा आधारित एरिया थी वहां पर हुआ था और इंटरक्रॉपिंग के ऊपर हुआ था। तो इसमें जैसे अब कुछ एडिशन क्या हो सकती हैं जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जिनको लिया जा सकता है, और हम इसमें जैसे इरिगेटेड एरिया है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, उत्तर पश्चिम भारत है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं। इस एरिया को देश का अनाज का कटोरा कहा जाता है और इस एरिया में एक जो मुख्य जो फसलें हैं धान और गेहूं की फसलें हैं। जब प्राकृतिक खेती शुरू में आई तो जैसे मैंने बताया कि इसमें इंटरक्रॉपिंग को लेकर के इसको शुरुआत की गई थी, इसी आधार पर इसको जीरो बजट प्राकृतिक खेती कहा गया था। लेकिन जो ये उत्तर पश्चिमी भारत है जहां धान और गेहूं का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम है, ये देश का पेट भरता है। खेत जो देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका 1990 के बाद लगभग 3/4 हिस्सा धान और गेहूं की फसलों से आता है और इसमें इस क्षेत्र में जो दो फसलें हैं इनमें इंटरक्रॉपिंग की संभावना लगभग 0 है। तो ये मैं एक बीइंग साइंटिस्ट ये विचार लेकर के आया था, अगर धान और गेहूं की फसलों में प्राकृतिक खेती कामयाब नहीं होती है तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जो मेन एरिया है उसके लिए प्राकृतिक खेती का जो 4 पिलर दिए गए हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसमें हमें कुछ प्राकृतिक खेती के इसको एक व्यापक दायरे को बढ़ाने के लिए, ताकि पूरे देश के स्तर पर इसका लाभ उठाया जा सके, उसको इसमें कुछ एडिशन डिलीशन हमें करने ही करने पड़ेंगे। जैसे इरिगेटेड सिस्टम आपका जिस एरिया का मैंने जिक्र किया है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो उसमें जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज का एक बहुत गहरा महत्व है। जो शुरू में जो टेक्नोलॉजी दी गई है या पालेकर जी ने जो टेक्नोलॉजी दी है उसमें केवल डीप टिलेज की मनाही की गई है। जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज का सपोर्ट या एडवोकेसी नहीं की गई है, उसको सपोर्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है कि रेनफेड इलाके में जब बारिशें होती हैं तो खेत में नमी दबानी पड़ती है जुताई करके अगली फसल की बिजाई के लिए। तो लेकिन यहाँ एक इरिगेटेड सिस्टम है और देश सारा यहाँ पर इस आधारित है जो अनाज उत्पादन है। तो इसमें जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज इसमें इंक्लूड हमें करना ही करना पड़ेगा। जो कंसेप्ट मासानोबु फुकुओका जो प्राकृतिक खेती के जो फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग जाने जाते हैं, जो जापान के एक फिलोसफर थे, किसान थे और वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जो नो टिल फार्मिंग प्रिंसिपल दिया था वो प्राकृतिक खेती में हमें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज ऐसे कंसेप्ट हैं कि हम अगर खेत की जुताई गर्मी के महीने में कर देते हैं तो उस खेत में आप कितना ही ऑर्गेनिक मैटर, गोबर का खाद, केंचुए की खाद या कंपोस्ट डालते रहें और गर्मी के महीने में अगर खेत की जुताई कर देते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन संचित नहीं होता है, उस ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस हो जाता है और वातावरण में जाके ग्लोबल वार्मिंग करता है। मल्चिंग के बारे में एक विशेष, क्योंकि इसमें एक मुख्य प्रिंसिपल है मल्चिंग भी रेजिड्यूज की, अवशेषों की। लेकिन हमारे पास जो साइंटिस्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है। कुछ वैज्ञानिक हमारे पास जो आए, लगभग 450 कृषि विज्ञान केंद्र के, अब तो ज्यादा हो गए, लगभग 500 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को हमने यहाँ प्राकृतिक खेती पर ट्रेनिंग दी है, ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को। तो उनका एक ही प्रश्न रहा, जो दूर से दूसरे भी जो स्टेक होल्डर्स आते हैं उनका एक प्रश्न रहा कि जी हम कुछ जो राजस्थान से आए थे, जो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के इलाके से आए थे, कुछ साइंटिस्ट गुजरात के कच्छ भुज एरिया से आए थे, कुछ साइंटिस्ट जो बुंदेलखंड एरिया से आए थे, कुछ जो विदर्भ एरिया से आए थे। तो उनका एक क्वेश्चन था कि जी हमारे लिए मल्च के लिए अवशेष उपलब्ध ही नहीं है, पशुओं के लिए ही उपलब्ध नहीं है, तो हम खेती में किस तरह से मल्च इसका प्रयोग कर पाएंगे और प्राकृतिक खेती को किस तरह से हम संभव कर पाएंगे। तो उनके लिए एक हमें दूसरी तरफ एक एडिशन की तरफ विचार आया। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या था कि देश का जो लगभग 55% एरिया है वो रेनफेड एरिया है, उसमें मल्च पशुओं के लिए भी नहीं है
यानी कि अवशेष पशुओं के लिए भी नहीं है उपलब्ध, तो प्राकृतिक खेती में उसमें आच्छादन के लिए, मल्च के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। तो इसको निवारण के लिए और इसके साथ साथ दूसरे भी कई पॉइंट ऐड करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि कुछ समस्याएं थी जो प्राकृतिक खेती में संभव नहीं हो पा रही थी, जिनका सॉल्यूशन, जिनका समाधान, जैसे सब्जी की खेती में डिल्ले की समस्या आ जाती है, खरपतवार की समस्या आ जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो मेन मुख्य रूप से रहती है, डिल्ला एक ऐसा वीड है साइप्रस रोटंडस जो जड़ से भी फैलता है, यानी कि नीचे इसकी गांठें बनती हैं, नट सेज बोलते हैं इसको, नीचे भी गांठें होती है और बीज भी बनता है और दोनों तरह से फैलता है। और इसके कंट्रोल के लिए एक इलाज दिया जाता है, गहरी जुताई। लेकिन गहरी जुताई से भी ये समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इसकी गांठें जहां भी दब जाती हैं वो खत्म नहीं होती हैं। और आजकल तो बारिशें जैसे कई साल से जल्दी शुरू हो जाती हैं, तो गर्मी भी नहीं पड़ती है, इसलिए वो कारगर नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक खेती में डीप टिलेज रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि डीप टिलेज से जो ऑर्गेनिक कार्बन है और खेत का जो नाइट्रोजन है उनका लॉस हो जाता है और जमीन की फर्टिलिटी उसमें कम हो जाती है। तो इसमें मल्चिंग के लिए हमें एक तो ये था कि वीड कंट्रोल, दूसरा वाटर सेविंग, तीसरा हम इसमें ड्रिप इरिगेशन, पानी की सेविंग के लिए काम करना चाहते थे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलना है। ये चेतावनी कोई 25-30 साल पहले, 2-3 डिकेड्स पहले डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने दे दी थी कि पंजाब, हरियाणा या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में इसी तरह से किसान खेती करते रहे तो यहाँ डेजर्टिफिकेशन यानी कि रेगिस्तान के लक्षण प्रतीत होने लग जाएंगे। यही भविष्यवाणियां जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी भविष्यवाणी है कि आने वाले 25-30 सालों में यहाँ नीचे का पानी मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ड्रिप इरिगेशन पे, स्प्रिंकलर इरिगेशन पे, उस पे आना ही आना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग पे आना ही आना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और एक जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि जमीन की जुताई हम कैसे कम करें, जमीन की जुताई कैसे कम करें, और एक ही बार खेत तैयार करके हम सालों तक उसमें खेती ले सके। तो उसमें जैसे कई समस्याएं इकट्ठी हुई, जैसे अवशेष हमें नहीं मिल रहे थे कई क्षेत्रों में, दूसरा पानी की समस्या बढ़ने वाली है, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने वाली है, वीड कंट्रोल है, टिलेज, मिनिमम टिलेज की बात है। इन सब को एक चीज से हमें नजर आया कि हम प्लास्टिक मल्चिंग का अगर प्रयोग करें एक बार, तो उसमें इन सारी चीजों का इलाज आ सकता है। एक चीज इसमें रहेगी कि इसमें प्लास्टिक मल्चिंग का एक ये डिस्कशन आता है कि इसमें जो एक हेल्थ इशू रहता है, लेकिन इसमें हम आगे क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि पतली प्लास्टिक मल्चिंग की बजाय मोटी प्लास्टिक मल्चिंग इसमें यूज करने की कोशिश करेंगे, जो जमीन में ना मिले, क्योंकि उसको उठाना मुश्किल हो जाता है और जमीन में वो गलती नहीं है सालों तक। तो इसमें आगे एक एक्सपेरिमेंट करने का विचार है कि इसमें 25 या 30 माइक्रोन की बजाय 50 और 100 माइक्रोन की प्लास्टिक जो मल्चिंग पे काम किया जाए, और उसको जरूरत के अनुसार, जरूरत पड़े तो उठा भी सके, जरूरत पड़े तो उसको डाल भी सके, और उसको वर्षों तक उसी को हम यूज कर सके। लेकिन अल्टीमेटली काम करने की जरूरत है बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक मल्चिंग है उसके ऊपर। तो अभी इस पे अगर उसकी तरफ हम चले जाते हैं तो उसमें और भी अच्छी तरह से हम इसके जो दुष्प्रभाव है उसको अवॉइड कर पाएंगे। इसके बाद जो रेजिड्यू मैनेजमेंट है, 4 जो पिलर हैं इनका कोई वर्णन नहीं करते हैं कि रेजिड्यूज को किस तरह से, जैसे धान और गेहूं के रेजिड्यूज हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े पोल्यूशन करते हैं, दिल्ली तक चर्चा रहती है इसकी दिवाली के आसपास सीजन में जब रेजिड्यूज में आग लगती है। तो इसमें रेजिड्यू मैनेजमेंट पे कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ रेजिड्यूज को मल्चिंग के तौर पे यूज करना बताया गया है। लेकिन रेजिड्यूज को किस तरह से हम जमीन में, कई किसान मिला देते हैं, तो उनका किस तरह से यूज किया जा सके, उनका कार्बन क्रेडिट किस तरह से लिया जा सके, उसका फायदा, तो ये इसमें 4 पिलर में कोई भी वर्णन नहीं है। इसके अतिरिक्त ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन, 4 पिलर में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो इसलिए परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार ये कुछ बातें हैं ऐसी जो इसमें ऐड हो सकती हैं। और कुछ मैं और बात बताऊंगा आपको कि महाराष्ट्र में एक टेक्निक है सगुना राइस टेक्निक। इसमें सिर्फ एक बार शुरू में जुताई कर दी जाती है, उसके बाद काफी एरिया में अपनाई जाती है महाराष्ट्र में, उसके बाद उन्हीं बेड्स पे खेती लेते रहते हैं, उनकी प्लोई नहीं की जाती है। तो इस तरह से जो क्षेत्र विशेष के लिए विशेष जो आवश्यकताएं हैं
उनका पालन करते हुए हम इसमें एडिशन डिलीशन करेंगे तो प्राकृतिक खेती का एक विस्तार अधिक हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक खेती किसी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करती है, ये एक सर्वव्यापी प्राकृतिक खेती के रूप में हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि देश के हर क्षेत्र में ये अप्लाई हो सके, इसका प्रबंधन हो सके, और बल्कि सारे संसार के स्तर पर, जैसे कहीं नमक ज्यादा है कहीं नमक कम है, उसके स्तर पर भी प्राकृतिक खेती का उपयोग हो सके। और इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके प्राकृतिक खेती का एम्बिट एक विस्तार इतना किया जाए कि उसमें एक ही बात हमें ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रैक्टिस अपनाएं, जीवाणु की संख्या बढ़े, अर्थवर्म की संख्या बढ़े। जो भी प्रैक्टिस इस चीज को, एक प्रिंसिपल को फॉलो करती है, वही प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लेकर के इसका हम विस्तार करें और इसको विश्व स्तर पर लेकर जाएं, ताकि एक जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी भी रक्षा हो सके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सिद्धांत भी पालन हो सके, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का सिद्धांत भी पालन हो सके, और जो कार्बन क्रेडिट एग्रीकल्चर है जो आजकल खूब चर्चा है जिस चीज की, उसका भी सिद्धांत का पालन हो सके। तो प्राकृतिक खेती एक तरह से सभी चीजों को, इनमें जिस चीजों का पालन किया जाता है वो अपने आप ही इसमें पूर्ति हो जाती है। इसलिए प्राकृतिक खेती को हम एक विशाल एम्बिट में लेकर के कार्य करने की जरूरत है। धन्यवाद।